गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी। हाँ जी, और आज लेके आए हैं एक जिला विशेष को। शनिवार का दिन है और आपसे वादा किया था कि हर शनिवार को हम एक जिला दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। और हाँ जी, और अब बात कर रहे थे जयपुर संभाग की, राजस्थान की, या कहें उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जिलों की बात कर रहे थे, जिनमें से एक तो हम पढ़ चुके थे झुंझुनू को, और आज हम चर्चा करेंगे शेखावाटी के हृदय की, या हम बात करेंगे राजस्थान की तीसरी शिक्षा नगरी की। हाँ, सही पकड़ा आप लोगों ने, हम बात करेंगे आज सीकर जिले की। हम लोग चर्चा करने हैं सीकर जिले का इतिहास क्या था, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ के प्रमुख व्यक्ति विशेष कौन है, या वहाँ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं, उन सब की व्यापक चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग एक मोटिवेशनल थीम के साथ, ताकि वो आपके अंदर जोश, जुनून और जो जज्बा भरती रहे, आपको हमेशा मोटिवेट रखे इस क्लास के दौरान। सबसे पहले हम बात करें मोटिवेशनल थीम की। एक सादे सब सधे, सब सादे सब जाए, रहमन मूल ही सींचियो, फूले फले अधा। ये कहा कि हमें हमारा एक लक्ष्य निर्धारित करना है, हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी लक्ष्य के लिए जुट जाना है। यदि हम सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो लक्ष्य में प्राप्ति करने में बड़ी असफल, उसमें प्राप्ति करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो हमें एक लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसी को टारगेट रखते हुए और हमें अपनी मेहनत को करते हुए आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं, आज के जिला दर्शन से शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करेंगे, सबसे अपना जो जिला होगा, इस जिले का नाम है मेरे दोस्तों सीकर की बात करेंगे। हाँ जी, सीकर की बात करेंगे, जिसे शेखावाटी का हृदय कहा जाता है, राजस्थान की तीसरी शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग इसको बड़े व्यापक स्तर पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास की, बात करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से सीकर का क्या योगदान था, और उसके बाद हम सीकर की बात करेंगे, इसकी वर्तमान स्थिति की बात करेंगे कि वर्तमान समय में यहाँ पर क्या स्थिति है। हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करें ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो ये जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है, किसकी बात करें हम लोग आज, सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। ये है जिला सीकर, इस सीकर जिले की बात करें। और यदि इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आता है कि इसे वीर भान के बास के नाम से जाना जाता है। इसे वीर भान का बास, इसे वीर भान का जो बास है ये कहा जाता था। मेरे दोस्तों याद रखना कि प्राचीन काल में जो सीकर था, इसे सबसे पहले वीर भान के बास के नाम से जाना जाता था। और ये जो सीकर था, इसकी स्थापना की बात करें कि सीकर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये नाम आता है राव शिव सिंह के द्वारा। राव शिव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और स्थापना भी कब की गई, तो आता है 1687 में राव शिव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका प्राचीन नाम आता है वीर भान का बास। अब ये तो आ जाता है। एक हम देखें कि ये जो पार्ट है, सीकर जो है, ये शेखावाटी क्षेत्र का हिस्सा है। ये शेखावाटी क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू आता है, और उसी का पार्ट आता है, और इसी शेखावाटी का ये हृदय कहलाता है। एक हम देखें यहाँ से कि ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम है जयपुर रियासत। और ये जो हिस्सा है, ये जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था। ये कहें जयपुर रियासत के पास का हिस्सा, ये जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ये तीन चीजें आ जाती हैं कि पहले क्या कहा जाता था, और शेखावाटी का हिस्सा आता है, और जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था। कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि ये जयपुर रियासत से न अलग होकर के, ना तो जयपुर रियासत में था, ना ये दूसरी रियासत में था, लेकिन सामान्यतः इसको जयपुर रियासत के अंदर इसकी गिनती की जाती थी। उसके बाद यदि हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें कि सर वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान की बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें इसके संभाग की कि ये संभाग कौन से में आता है, तो याद रखना ये जयपुर संभाग के अधीन आता है। और यदि हम इसके जिले के रूप में निर्माण की बात करें तो जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसका जिले के रूप में निर्माण हुआ। एक हम बात करें यहां से इस सीकर के अंदर तहसीलों की बात करें
तो वर्तमान समय में इस सीकर में 9 तहसीलें आती हैं। पहले 8 तहसीलें थी, लेकिन एक नई तहसील और बना दी गई और वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 9। यहां से तो 9 तहसीलें हैं। जयपुर संभाग का हिस्सा है और 1 नवंबर 1956 को जिले के रूप में आया था और ये स्थिति आती है यहां पर इस सीकर की। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, उसके बाद हम बात करें यहां से। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। एक एक बिंदु को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति का मतलब है यहाँ की जलवायु की दशा क्या है, यहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं, यहाँ पे झीलें कौन सी है, यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, उनकी चर्चा करें, भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें। तो सबसे पहले ये जो सीकर है ये राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। और यहां से अपन बात करें इसकी आकृति की बात करें, यदि सीकर की आकृति की बात की जाती है तो इसकी आकृति आती है अर्धचंद्राकार, या ये कह सकते हैं प्याले नुमा कहा जा सकता है, या इसको हम कह सकते हैं कटोरे नुमा। हाँ जी मेरे दोस्तों, याद रखना ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्याले नुमा आकृति वाला जिला कौन सा है, तो जिला आ जाएगा सीकर है मेरे दोस्तों। उसके बाद में यहां से हम बात करें, एक आती है इसकी सीमा रेखा की चर्चा करें। तो इसकी सीमा रेखा जो है, एक तरफ इसकी सीमा लगती है झुंझुनू के साथ, उसके बाद चूरू, नागौर और जयपुर। तो इसकी सीमा जो है ये 4 जिलों के साथ लगती है। इसको हम बड़े डिटेल से आगे भी देखेंगे जब बड़ा मैप देखेंगे सीकर का। इसकी सीमा राजस्थान के 4 जिलों के साथ लगती है और इस सीकर की सीमा एक राज्य के साथ भी लगती है और उस राज्य का नाम आता है हरियाणा। ये कहें एक राज्य और 4 जिलों के साथ सीकर की सीमा लगती है। हाँ जी, ये चीजें आती हैं यहां से। उसके बाद में यदि हम सीकर की जलवायु की बात करें कि सीकर में जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहां जलवायु पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यदि हम इस अर्ध शुष्क जलवायु में केंद्र की बात करें तो एक स्थान आता है यहाँ पर फतेहपुर। ये इस अर्ध शुष्क जलवायु की बात करें तो इसको प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जब आप फतेहपुर के बारे में देखोगे तो ये फतेहपुर वो स्थान है जहां पर ग्रीष्म काल में टेम्परेचर जो है ये 50 डिग्री सेल्सियस या उसके प्लस पहुंच जाता है और शीतकाल में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में पहुंच जाता है। अर्थात ये कहें कि इस क्षेत्र विशेष की जलवायु को अच्छी तरीके से या सही तरीके से इंडिकेट करने वाला जो जिला स्थान आता है वो स्थान आता है फतेहपुर मेरे दोस्तों। उसके बाद में यदि हम इस सीकर में नदियों की बात करें कि सीकर में नदियां कौन सी आती हैं, तो सीकर में 2 प्रमुख नदियां आती हैं। सीकर की 2 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक तो आती है खंडेला नदी, एक तो आती है खंडेला नदी जो कि सांबर झील में जाकर के गिरती है। जब हम सांबर झील को पढ़ते हैं तो वहां पर खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और साबी नदियां जाकर गिरती हैं। उन्हीं का एक हिस्सा आता है खंडेला नदी। ये भी खंडेला से निकलती है या खंडेला के क्षेत्र से निकलती है। और एक आ जाती है काटली नदी, एक आती है काटली नदी की बात करें तो ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। किधर से बहती हुई होगी उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं यहां से। एक हम इस सीकर की बात करें, यहां पर हम झीलों की बात करें तो सीकर में झील भी पाई जाती हैं और यहां पर मीठे पानी की झील भी है तो खारे पानी की भी झील है। और मीठे पानी की झील की बात करें तो वो झील आ जाती है प्रीतमपुरी झील। हाँ जी, प्रीतमपुरी झील है, ये मीठे पानी की झील है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर कोछोर एक झील आती है, कोछोर, और एक झील आती है रेवासा। ये 2 जो हैं ये खारे पानी की झीलें आती हैं। यहाँ पर कोछोर और रेवासा जो है ये खारे पानी की झीलें जहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। और ये जो नमक का उत्पादन है ये किया जाता है क्यार विधि के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर प्रीतमपुरी जो है ये कांवट क्षेत्र की बात कर जाते हैं। यहाँ पर एक मीठे पानी की भी झील है लेकिन वर्तमान में लगभग ये सूख गई है। तो ये यहाँ से आ जाती है मेरे दोस्तों। अब और आगे चलें। अब हम बात कर रहे थे सीकर की। जब मैंने आपको बताया कि सीकर के अंदर 9 तहसीलें आ जाती हैं, कौन कौन सी हैं? नीम का थाना, श्री माधोपुर, खंडेला, दातारामगढ़, सीकर, धोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और रामगढ़ सेठान।
हाँ जी, रामगढ़ जो सेठान है ये सीकर की नवीनतम तहसील है। टोटल 9 तहसीलें आती हैं सीकर के अंदर। इसकी सीमा की बात करें तो इधर सीकर की सीमा लगती है झुंझुनू के साथ, इधर सीमा लगती है झुंझुनू के साथ। यदि हम इधर की बात करें, इधर सीमा लगती है चूरू के साथ। यदि हम इधर की बात करें, यहाँ पर सीमा लगती है नागौर के साथ। और फिर इस श्री माधोपुर साइड की बात करें, यहाँ पर सीमा लगती है जयपुर के साथ। और ये जो नीम का थाना का जो हिस्सा आता है, यहाँ पर एक राज्य के साथ सीमा लगती है और वो राज्य आता है हरियाणा। तो ये कहें 4 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। अब जब हमने बात की यहाँ पर नदियों की, तो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस नदियों का कि यहाँ पर ये जो खंडेला है, इस खंडेला में पहाड़ियां हैं और इस खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कि नीम का थाना से बहती हुई और इस झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई और आगे जाके चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इस नदी का नाम आता है काटली नदी। और ये जो काटली नदी है, इस काटली नदी के किनारे पर इस नीम का थाना के अंदर, काटली नदी के किनारे पर इस नीम का थाना के अंदर यहाँ पर एक सभ्यता स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस काटली नदी के किनारे पे नीम का थाना में एक सभ्यता आती है मेरे दोस्तों। और उस सभ्यता की बात करें, वो आती है गणेश्वर सभ्यता। हाँ जी, गणेश्वर सभ्यता है। और इस सभ्यता की बात करें तो ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता है, या कहें कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। नीम का थाना के अंदर है और इसी काटली नदी के किनारे पर है। और एक इसी खंडेला और दातारामगढ़ क्षेत्र, यहाँ से नदी निकलती है और ये जयपुर से बहती हुई, ये जयपुर से बहती हुई और उसके बाद आगे जाकर के सांबर झील में गिर जाती है और इस नदी का नाम आता है खंडेला नदी। ये कहें तो यहाँ से 2 प्रमुख रूप से नदियां निकलती हैं मेरे दोस्तों। अगली चीज देखो, एक यदि हम इस सीकर की बात करें कि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और रेतीले में भी कैटेगरी आ जाती है लाल, या कहें कि लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जहां पर सामान्यतः खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है। मूंग, मोठ, उड़द, चवड़ा, बाजरा, ग्वार, इनका उत्पादन किया जाता है। लेकिन इस जो मिट्टी है, इसकी विशेषता है, यदि आप इसको सिंचित कर दोगे तो यहां से रबी की फसलों का उत्पादन भी किया जा सकता, तथा ये कहें कि यहां पर सिंचाई आधारित रबी की फसल जो है उसका भी उत्पादन किया जाता है। और याद रखना, इस सीकर की बात करें तो इस मिट्टी के आधार पर यहां पर प्याज की खेती की जाती है। प्याज, तो राजस्थान में सबसे अधिक जो प्याज का उत्पादन है वो कहां होता है, तो सीकर में होता है। और प्याज मंडी की बात करें तो वो मेरे दोस्तों आती है अलवर के अंदर। इसके अलावा ये चीजें यहां पर आती हैं। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति थी, ये इसका कुछ इतिहास की बात हम लोग की, और थोड़े से हमने चर्चा की थी इसके वर्तमान समय में किसमें कितनी तहसीलें आती हैं, ये चीजें यहां पर आ जाती हैं। अब यहां से आगे जब हम बढ़ें, अगली हम चर्चा करते हैं, यहां से सबसे पहले अपन बात करें यहां से कि प्रमुख स्थल की बात करें। अब एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, महत्वपूर्ण आता है, और ये महत्वपूर्ण हम बात करेंगे स्थल की, कि इस सीकर की बात करें। सीकर जो है ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ओपन आर्ट गैलरी की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ का रामगढ़ जो है, फतेहपुर जो है, जो सीकर है, जो सवाई माधोपुर है, जो लक्ष्मणगढ़ है, यहाँ पर भित्ति चित्रण की हुई हवेलियां प्रसिद्ध है। तो इसको ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। या कहें ये जो सीकर है, इसने भारत को बहुत बड़े सेठ साहूकार भी दिए हैं। बहुत बड़े सेठ साहूकारों की जननी भूमि भी आती है सीकर। तो इसलिए यहाँ पर हम कभी इसके ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें या सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर फतेहपुर का दुर्ग आता है, तो यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग भी आता है। तो यहाँ पर यदि सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें तो जीन माता का मंदिर भी आता है, तो खाटू श्याम जी का भी मंदिर आता है। ये कहें कि सीकर जो है ये स्थापत्य कला, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में शिक्षा नगरी के रूप में भी उभरता हुआ आ रहा है। अब यहां से देखो, सबसे महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें कि सीकर में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, उसके बाद व्यक्ति विशेष की भी चर्चा हम लोग करेंगे।
यदि हम बात करें सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थलों की, तो एक तो आ जाता है यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करते हैं। हाँ जी, खाटू श्याम जी का मंदिर। और आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीकर से भी संबंध रखते होंगे, तो बहुत सारे बच्चों के दिल की आशाएं भी होंगी कि हम भी खाटू श्याम जी जाके आए। हाँ जी, पूरे भारत में आस्था का केंद्र है खाटू श्याम, हारे का सहारा के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी की बात करें, ये मंदिर की बात करें, है कहाँ पर, तो खाटू श्याम में है। कहाँ पर है, खाटू श्याम जी के अंदर है, खाटू श्याम में है खाटू श्याम जी का मंदिर। और यदि यहाँ से बात करें, तो यदि हम इनके निर्माण की बात करें, ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था महाराणा अभय सिंह के काल में। महाराणा अभय सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ था मेरे दोस्तों। एक यहां पर सिर्फ शीश की पूजा की जाती है, यहां पर शीश की पूजा की जाती। कहा जाता है कि महाभारत काल से संबंधित कुछ तथ्य यहां से जुड़े हुए आते हैं। बर्बरीक का नाम यहां से आता है और ये कहते हैं कि यहां पर सिर्फ भगवान कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है। यहां से एक आ जाता है कि यहां पर श्याम वर्णित, यहां पर श्याम वर्णित शीश की जो मूर्ति है या प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है यहां पर। और एक आ जाता है, याद रखना है, यहां पर मेले का भी आयोजन होता है और कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर यहां पर मेले का आयोजन होता है और उसे कहा जाता है लक्खी मेला। हाँ जी, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि लक्खी मेला कहाँ लगता है, तो वो कहाँ लगता है, खाटू श्याम जी में, खाटू श्याम जी के मंदिर पे लगता है मेरे दोस्तों। तो यहां से एक चीज तो ये आ जाती है। एक यहां पर महत्वपूर्ण आता है जीण माता का मंदिर, एक आता है यहां पर जीण माता का मंदिर मेरे दोस्तों। हाँ जी, जीण माता के मंदिर का इतिहास भी आता है। ये कहते हैं कि प्राचीन समय में जब इसको यहाँ पर कुछ ऐसा ऐतिहासिक रूप से घटना घटी थी और वहां पर मधुमक्खियां जो थी उन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा वगैरह की मानी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक मंदिर है जीण माता का मंदिर। एक और आता है कि यहाँ पर जीण और हर्ष दो भाई बहन थे और उनके संबंध में भी यहाँ पर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक आता है जीण माता का मंदिर। और जीण माता के मंदिर की बात करें, ये रेवासा सीकर के अंदर है। ये जो है ये रेवासा सीकर के अंदर है मेरे दोस्तों। और इसकी बात करें जीण माता की, तो ये जो जीण माता है ये शेखावाटी के चौहान व जो मीणा है उनकी कुल देवी मानी जाती है। हाँ जी, शेखावाटी के जो चौहान और जो मीणा है उनकी कुल देवी माता मानी जाती है जीण माता। इसके अलावा एक मात्र समझना यहाँ से इनके बारे में। एक और आता है यहाँ पर मेले की बात करें तो यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। एक बार होता है चैत्र नवरात्रा को, एक तो चैत्र जो नवरात्रा है उसको मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा एक यहाँ पर मेला लगता है अश्विन नवरात्रा। अश्विन नवरात्रा को यहाँ पर मेले का आयोजन लगता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इन दोनों के बारे में। इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें यहाँ पर प्रमुख स्थानों में, तो एक स्थान आ जाता है लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। एक आ जाता है यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। हाँ जी, वर्तमान समय की बात करें लक्ष्मणगढ़ बड़ी चर्चा में यहाँ से, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ के एक व्यक्ति विशेष की बात करें जिनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं और हाल ही उन्हें राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ये चर्चा में है लक्ष्मणगढ़, याद रखना। और लक्ष्मणगढ़ के दुर्ग की बात करें, पहाड़ी पर स्थित है और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। यहां से बात करें तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की जो स्थापना आती है, स्थापना की बात करें तो स्थापना जो है ये फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा की गई थी मेरे दोस्तों। यहां से लक्ष्मणगढ़, फतेहगढ़ दुर्ग था, ये लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की बात करें, हाँ जी, लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना जो है ये लक्ष्मण सिंह के द्वारा की गई थी। और लक्ष्मणगढ़ में है, पहाड़ी पर स्थित है और अपनी स्थापत्य कला के लिए फेमस है। एक और देखना, इसी में यहां पर एक सीकर में आता है फतेहपुर दुर्ग। एक इस सीकर में आता है फतेहपुर दुर्ग की बात करें
फतेहपुर दुर्ग जो है ये फतेहपुर के अंदर है। हाँ जी, फतेहपुर में भी एक दुर्ग है, फतेहपुर दुर्ग। और इस फतेहपुर दुर्ग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, ये स्थापना फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता आती है वो आती है कि ये जो फतेहपुर दुर्ग है ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग माना जाता है जो कि अफगानी शैली कह दें या पठानी शैली पर आधारित है, कि ये जो दुर्ग है ये पठानी शैली या अफगानी शैली पर आधारित है ये दुर्ग, इसकी चर्चा की जाती है। तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग फेमस है, फतेहपुर दुर्ग फेमस है, यहाँ का जीन माता का मंदिर फेमस है, तो यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर भी फेमस है। इसके अलावा अब और आगे बढ़े यहां से, एक हम बात करें तो जो सीकर है, इस सीकर की हवेलियां भी प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, सीकर की हवेलियां भी प्रसिद्ध हैं, या कहें कि पूरे शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। और इन हवेलियों के ऊपर चित्रकारिता की गई है जिसे कहा जाता है आला गीला कला। और इसलिए इस पूरे शेखावाटी विशेष को जो है इसको ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। सीकर झुंझुनू को भी जाना जाता है, तो सीकर को भी जाना जाता है। और सीकर के अंदर भी हवेलियां हैं जिनके ऊपर चित्रकारिता की गई है। आप इन हवेलियों पे देख सकते हो भी, यहाँ पर भी चित्रकारिता की गई है। अब इस सीकर की हवेलियों में प्रसिद्ध हवेलियां कौन कौन सी आती हैं उनकी बात करें। एक तो आती है नई हवेली, एक तो आती है नवी हवेली जो लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। हाँ जी, लक्ष्मणगढ़ के अंदर है नवी हवेली। इसके अलावा और हम बात करें, एक यहां पर आती है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली की बात करें, ये श्री माधोपुर में है। पंसारी की हवेली की बात करें, श्री माधोपुर के अंदर है। इसके अलावा एक यहां पर आती है बैजनाथ रुइयों की हवेली। बैजनाथ रुइयों की हवेली की बात करें, और ये जो है ये रामगढ़ के अंदर आती है, रामगढ़ के अंदर। और एक हम बात करें यहां से, एक आती है नंदलाल देवड़ा की हवेली। नंदलाल देवड़ा की हवेली यहां पर आती है और ये सीकर के अंदर स्थित है। या अपन बात करें यहां पर एक आती है पोदारों की हवेली, और पोदारों की हवेली की बात करें ये भी सीकर के अंदर है। और एक आती है राठी व कोडियों की हवेली, कोडियों की हवेली, कोडियों की हवेली। और ये जो है ये प्रसिद्ध है लक्ष्मणगढ़ के अंदर, अर्थात यहाँ की हवेलियां भी प्रसिद्ध हैं। और पूछा जा सकता है एग्जाम में, नवी हवेली, पंसारी की हवेली, बैजनाथ रुइयों की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, पोदारों की हवेली और राठी व कोडियों की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये सब की सब सीकर के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों। ये हवेलियों की बात करें, ये सब की सब कहां पर स्थित हैं, सीकर के अंदर हैं। और ये जो हवेलियां हैं अपनी स्थापत्य कला के लिए फेमस हैं, और इन हवेलियों के ऊपर आला गिला की चित्रकारिता की गई है। और इसलिए वर्तमान समय में यहाँ पर बहुत सारी जो मूवी होती हैं उनका फिल्मांकन भी किया जाता है। ये कहें कि जो अपने जो मुंबई के जो डायरेक्टर लोग हैं या फिल्म जो एक्टर हैं उनकी पसंद बनता जा रहा है शेखावाटी, क्यों, इन्हीं हवेलियों के कारण से। तो ये चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर हवेलियों के लिए भी चर्चा में आता है। उसके बाद में अब हम चर्चा करें सीकर के प्रमुख व्यक्ति विशेष की बात करें कि ऐसे कौन से व्यक्ति विशेष हैं जिनकी अपने आप में सीकर को एक अपनी पहचान दी है। ऐसे कौन से व्यक्ति विशेष हैं जिनके कारण से सीकर जो है वो लोगों की जुबां पे आया था। और उनमें सबसे पहले नाम आता है भैरव सिंह शेखावत जी का। सबसे पहले नाम आता है भैरव सिंह शेखावत जी का नाम आता है। हाँ जी, और भैरव सिंह शेखावत जी की बात करें तो इनका जो संबंध है ये भी सीकर से आता है। और ये जो थे ये राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी
मुख्यमंत्री थे कि राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? भैरों सिंह शेखावत बने थे मेरे दोस्तों। हाँ जी, और राजस्थान की राजनीति में इनका अपना एक अलग ही नजरिया था। बाबू शाह के नाम से ये जाने जाते हैं। एक शख्सियत आती है प्रतिभा पाटिल, एक शख्सियत आती है मेरे दोस्तों प्रतिभा पाटिल की बात करें, प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल की बात करें तो इनका जो ससुराल है ये लोसल के अंदर था। इनका ससुराल जो है ये लोसल सीकर के अंदर था। और इनकी बात करें तो इन्होंने भी राजस्थान की जो राजस्थान था इसकी भूमि को भी इन्होंने अपना नाम दिया है। और ये कहें कि सीकर जो था इस सीकर को भी अपना नाम दिया। कहें कि इनकी वजह से राजस्थान और सीकर दोनों अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। और यदि प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें प्रतिभा पाटिल, या कहें राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल ही थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो इन्होंने भी राजस्थान की इस भूमि को, शेखावाटी की इस भूमि को जो है इसका नाम रोशन किया था प्रतिभा पाटिल जी और भैरों सिंह शेखावत। इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें यहाँ से और भी शख्सियत आती हैं, जैसे एक नाम आ जाता है जमनालाल बजाज। एक नाम आता है जमनालाल बजाज। हाँ जी, जमनालाल बजाज की बात करें तो भारत का जो आजादी का जो संग्राम था उस आजादी के संग्राम के साथ नाम जुड़ता है जमनालाल बजाज का। और जमनालाल बजाज की बात करें तो इनका संबंध भी सीकर से आता है। हाँ जी, इनका संबंध भी सीकर से ही आता है। और सीकर में कहां से? कासिकाबाद से इनका संबंध आता है, सीकर में कासिकाबाद से। और याद रखना जमनालाल बजाज को गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। इनका उपनाम है गांधी के 5वें पुत्र के रूप में। काशी के बाद से संबंध रखते हैं और औद्योगिक घरानों से, कहें कि बड़े घरानों से संबंध रखते हैं, या कहें कि भारत के जो बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, उद्योगपति हैं, उनमें से एक परिवार से संबंध रखते हैं जमनालाल बजाज जी। इसके अलावा और भी शख्सियत आती हैं, जैसे हम बात करें जैसे यहां से आ जाएगा जानकी देवी बजाज। एक नाम आएगा जानकी देवी बजाज। हाँ जी, जानकी देवी बजाज की बात करें, ये जो है जमनालाल बजाज की पत्नी थी। जमनालाल बजाज जी की पत्नी थी जानकी देवी बजाज। और जानकी देवी बजाज की बात करें तो भारत की प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित महिला है। भारत की प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित जो महिला हैं उनका नाम आता है जानकी लाल बजाज। और ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, इसके अलावा और हम चर्चा करें यहाँ से और भी शख्सियत आती हैं क्या? हाँ जी, आती हैं। एक आता है जगदीश प्रसाद। एक हम बात करें या जगदीश पारिक की बात करें, एक नाम आता है जगदीश पारिक। और इनको वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। जगदीश पारिक को क्यों किया गया था? क्योंकि इनके द्वारा जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कार्य किया गया था। ये कहें कि जैविक खेती के विकास को और उनको और आगे बढ़ाने में जगदीश पारिक जी का अहम योगदान है। और इन्होंने अपने क्षेत्र में जैविक खेती के विकास की अलख जगाई है। इसलिए वर्ष 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक नाम आ जाता है, जैसे एक नाम आता है संत केशवानंद। संत केशवानंद का नाम आता है मेरे दोस्तों, संत केशवानंद। और इनका संबंध भी सीकर के अंदर आता है। और इन्होंने इस क्षेत्र विशेष में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया था, शिक्षा की अलख जगाई थी। और इनके द्वारा हनुमानगढ़ के जो सांगरिया इलाका आता है, हनुमानगढ़ का जो सांगरिया इलाका है, वहां पर जाकर के एक संस्था बनाई थी। उनका नाम था ग्रामोत्थान विद्यापीठ। ग्रामोत्थान विद्यापीठ। तो आ जाए विद्यापीठ की बात करें
विद्यापीठ की। संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर ग्रामोद्यान विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? संत केशवानंद के द्वारा की गई। इनका संबंध भी सीकर से आता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और इनके नाम से सीकर में कई शैक्षणिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए और शिक्षा के विस्तार के लिए अपना योगदान दिया था। इसके अलावा और यदि हम बात करें सर और कौन कौन सी शख्सियत आ जाती हैं, तो एक शख्सियत आती है रूप कंवर। एक शख्सियत का नाम आता है रूप कंवर और इनका जो ससुराल था ये आता है दीवराला। इनका ससुराल था दीवराला। और याद रखना इनके बारे में एक लाइन आती है कि ये राजस्थान में अंतिम सती होने वाली महिला थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, राजस्थान में अंतिम सती होने वाली महिला की बात करें, वो नाम आता है रूप कंवर का। तो ये भी एक शख्सियत थी जो यहाँ पर प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा और यदि हम बात करें, एक आ जाता है, यहां से अपन बात करें, एक आ जाता है ओम प्रकाश निठारवाल। ओम प्रकाश निठारवाल, इस नाम को भी याद रखना, ओम प्रकाश निठारवाल। और ये यहाँ पर खेल से संबंधित आते हैं और इनका संबंध आता है निशानेबाजी से। हाँ जी, निशानेबाजी से एक व्यक्ति विशेष संबंध रखते हैं। हाँ जी, रजनी डांगी जी ने कहा कि सर 1987 में, हाँ जी 1987 में रूप कंवर जी सती हो गई थी और उसके बाद अपने यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक अधिनियम भी लाया गया था। वो चीज़ें भी यहाँ से आ जाती हैं। तो ओम प्रकाश निठारवाल जी की बात करें, ये भी सीकर से ही संबंध रखते हैं और इनका संबंध आता है निशानेबाजी से। उसके अलावा और हम बात करें यहाँ से सर और कौन कौन सी शख्सियत आती हैं, तो एक नाम आता है बजरंग लाल ताखर। बजरंग लाल ताखर, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बजरंग लाल ताखर का संबंध जो है ये कहाँ से है, तो सीकर से है। और याद रखना इनका संबंध जो है ये नौकायान से है। ये भी खिलाड़ी हैं और नौकायान या रोइंग जो खेल है इनसे इनका संबंध आता है बजरंग लाल ताखर का। इसके अलावा और कौन कौन सी शख्सियत आती है, तो और भी हम चर्चा करें यहाँ से। एक नाम आ जाता है सुरेश मिश्रा। हाँ जी, एक नाम आता है सुरेश मिश्रा और इन्हें कहा जाता है वॉलीबॉल का टाइगर। इनको वॉलीबॉल का टाइगर के नाम से जाना जाता है। याद बात करें यहां से कि जो सुरेश मिश्रा जी हैं, इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। वॉलीबॉल को अपने अंगुलियों पे नचाते थे और इसलिए इनको कहा जाता है वॉलीबॉल का टाइगर कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक नाम और आ जाता है और वो नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत का। कृपाल सिंह शेखावत की भी बात की जाती है और आपको ये भी पता होगा, कृपाल सिंह शेखावत जी की बात करें, ये जो है इन्होंने राजस्थान में पोट्री आती जिसका नाम है ब्लू पोट्री, इस ब्लू पोट्री को विश्व विख्यात बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हाँ जी, ये जो ब्लू पोट्री है ये ईरान की शैली थी, राजस्थान में आई और उसके बाद में इस ब्लू पोट्री को जो हस्तशिल्प कला से संबंधित थी इसे विश्व विख्यात बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान आता है वो योगदान आता है किसका? कृपाल सिंह शेखावत का आता है। इसके अलावा और यदि हम व्यक्ति विशेष की बात करें तो एक नाम आ जाएगा मेरे दोस्तों गौरव गोयल। एक नाम आता है गौरव गोयल। ये कौन थे? तो याद रखना राजस्थान के सबसे छोटी आयु के, राजस्थान के सबसे छोटी आयु के आईएएस अधिकारी थे कि राजस्थान में सबसे छोटी आयु के जो आईएएस अधिकारी बनने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम आता है गौरव गोयल। और इनका संबंध भी कहां से आता है? तो इनका संबंध भी मेरे दोस्तों सीकर से आता है। तो ये यहाँ की कुछ प्रमुख शख्सियत थी जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा जाता है, ये भी याद रखना करंट के साथ और शख्सियत यहाँ पर जुड़ती चली जाएंगी। अब और हम आगे चर्चा करें कि सर और कौन से आ जाते हैं यहाँ पर शख्सियत की बात करें। इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस सीकर के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि हम बात करें यहाँ से, इसके अलावा एक आता है सीकर किसान आंदोलन की भी हम चर्चा कर लेते हैं। सीकर किसान आंदोलन की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सीकर के अंदर
किसानों का आंदोलन हुआ था, ये भी काफी चर्चा में था। और इस सीकर किसान आंदोलन की जो गूंज है ये इंग्लैंड तक पहुंची थी। और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। अर्थात ये कहें कि इस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था, ये योगदान दिया था राम नारायण चौधरी जी ने। अब इस सीकर किसान आंदोलन के दौरान कुछ घटनाएं भी होती हैं, हमें उस घटनाओं पे भी चर्चा डालें तो यहां से याद रखना, एक आता है कुंदन हत्याकांड, एक आता है कुंदन हत्याकांड की घटना यहां पर होती है वर्ष 1935 में। तो कई बार आ जाते हैं एग्जाम में यहां से कि कुंदन हत्याकांड का संबंध कहां से है? सीकर से है। और सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता या इस सीकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो वो नाम आ जाता है राम नारायण चौधरी जी का। इसके अलावा और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो याद रखना, राजस्थान में जो शेखावाटी विश्वविद्यालय है, शेखावाटी विश्वविद्यालय, इस शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना भी सीकर के कटराथल में की गई है। तो ये कटराथल सीकर के अंदर है शेखावाटी विश्वविद्यालय। शिक्षा के साथ जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटराथल शेखावाटी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो कटराथल सीकर के अंदर है शेखावाटी विश्वविद्यालय। इसके अलावा और हम बात करें तो यहां पर एक शहर आता है जिसका नाम है रामगढ़, रामगढ़ सेठान। रामगढ़ सेठान नई तहसील भी बना दी गई है रामगढ़ सेठान, और इसे कहा जाता है सेठों का नगर, इसे सेठों का नगर कहा जाता है। हाँ जी, देश को बड़े बड़े जो सेठ दिए थे वो सेठ किसने दिए थे? इसी रामगढ़ ने दिए थे, इसलिए इसका नाम रामगढ़ सेठान भी आता है। और ये सीकर की नवीनतम नवी जो तहसील है वो भी यहीं से आती है, रामगढ़ सेठान से। इसके अलावा एक अपन बात करें, यहां से एक नगर आता है जिसका नाम है फतेहपुर। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक नगर और आता है यहां पर जिसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर की बात करें तो इसे धनपतियों का शहर कहा जाता है, धनपतियों का शहर की जो धन के जो पति थे या बड़े बड़े जो धन वाले थे, धनपति जो थे, उनका शहर कौन सा आता है? फतेहपुर। इस फतेहपुर के साथ दो तीन बातें हम लोग और पढ़ सकते हैं। क्या? एक, इस फतेहपुर में यहां पर महाराज बुद्धगिरी की, यहां पर महाराज बुद्धगिरी की मेडी स्थित है। हाँ जी, इसी फतेहपुर में महाराज बुद्धगिरी की मेडी स्थित है मेरे दोस्तों। इसके अलावा इसी फतेहपुर की बात करें, इसके यहाँ पर एक फतेहपुर के साथ नंबर और आ जाता है कि यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है, यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है मेरे दोस्तों इसी फतेहपुर में, जो कि राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र था फतेहपुर सीकर। तो यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पर होहोबा या जोजोबा की खेती की जाती है, या कहें कि होहोबा या जोजोबा का कृषि जो फार्म है ये कहां पर है? फतेहपुर के अंदर है। ये वो शहर है फतेहपुर या वो क्षेत्र है फतेहपुर का जहां पर ग्रीष्मकाल का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक और शीतकाल का टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। जब शीतकाल का मौसम आता है, जब शेखावाटी की धरा की फोटो अखबार में छपती है तो इस फतेहपुर की फोटो छपती है कि देखो ये यहाँ पर एक खेजड़ी का पौधा है और ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर बर्फ भी गिरती है मेरे दोस्तों, या कहें पाला गिरता है, उसको अपन बर्फ के रूप में जान सकते हैं। तो यहाँ से फतेहपुर धनपतियों का शहर बुद्धगिरी की मेडी स्थित है। इस फतेहपुर में कृषि विज्ञान है जो राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है, और यहाँ पर होहोबा या जोजोबा का कृषि केंद्र भी आता है फतेहपुर के अंदर। इसके अलावा और यदि हम चर्चा करें कि सर सीकर में और क्या आ जाता है, तो यहां से एक और याद रखना, यहां पर एक गांव आता है जिसका नाम है बलेखण। इस सीकर में एक गांव आता है जिसका नाम है बलेखण। बलेखण भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहां पर देश का सबसे बड़ा जो बकरी पालन केंद्र की स्थापना की गई है। बकरी जो पालन फार्म कह दें या केंद्र कह दें, वो इसी बलेखना सीकर के अंदर है। याद रखने यदि पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहां पर है, तो वो है बलेखना सीकर। और यदि बकरी के लिए प्रसिद्ध गांव की बात की जाए तो प्रसिद्ध गांव आता है नागौर में। वो प्रसिद्ध गांव कहां पर आता है? नागौर में। और उस गांव का नाम आता है वरुण।
कि वरुण या वरुणा गांव आता है, बकरियों के लिए फेमस है नागौर का। लेकिन देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म जो है ये कहां पर है, तो बलेखना सीकर के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करें सीकर की, तो ये जो सीकर है अपनी संस्कृति के लिए भी फेमस है और यहाँ पर होली के समय पे अलग अलग नृत्यों के माध्यम से व्यक्ति विशेष जो है वो अपनी उत्साह का, अपने प्रशंसा का इजहार करते हैं। और होलियों के जो खेल हैं वो यहाँ पर बड़े प्यार से खेले जाते हैं। यहाँ की चंग थाप है वो बड़ी फेमस है। रात के समय चंग और ढप लिए जाते हैं और उनको बजाते हुए व्यक्तियों के द्वारा अपना जो प्रशंसा होती है, अपने जो लोकगीत होते हैं उनको गाया जाता है और होली के खेलों का आनंद उठाया जाता है। तो एक हम बात करें यहाँ से इस क्षेत्र विशेष के कुछ नृत्य भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से नाम आ जाता है कि सर कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है। तो एक यहाँ पर आता है गिद्दड़ नृत्य मेरे दोस्तों। हाँ जी, एक तो यहाँ पर गिद्दड़ नृत्य जो है ये किया जाता है। और गिद्दड़ नृत्य की बात करें तो इसका आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है और सीकर के बीचों बीच एक घंटाघर है। उस घंटाघर के आसपास यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं होली के समय और गिद्दड़ नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, या ये कहें उस समय आपसी सौहार्द का जो प्रतीक है, सौहार्द को प्रदर्शित करते हैं। गिद्दड़ नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा गिद्दड़ नृत्य के अलावा यहाँ पर एक कच्छी घोड़ी, यहाँ पर कच्छी घोड़ी नृत्य भी है। कच्छी घोड़ी में होता क्या है कि देखने पर ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति घोड़ी पे सवार है, लेकिन वो घोड़ी का स्वांग बनाता है और घोड़ी पर सवार जैसी एक स्वांग बनाकर और वो अपनी भावनाओं को इजहार करता। तो यहाँ पर कच्छी घोड़ी नृत्य भी फेमस है। इसके अलावा एक यहाँ पर चंग नृत्य भी फेमस है। डफ होते हैं, गोल गोल ढोलक से होते हैं, उनको बजाया जाता है। होली के जो फाग होते हैं, गीतों होली पर गाए जाने वाले जो गीत हैं उन्हें कहा जाता है फाग। वो फाग गाए जाते हैं, होली की मल्हार गाई जाते हैं और लोग प्रसन्नचित होकर के और पूरे लगन के साथ और यहाँ पर इस संग नृत्य का आनंद उठाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आ जाती हैं। यहाँ का गिद्दड़ नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और चंग नृत्य यहाँ का फेमस आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस सीकर की अर्थव्यवस्था की बात करें, सीकर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं ये कृषि कार्यों में संलग्न है। याद रखना, यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि कार्यों में संलग्न है। और खेती भी कौन सी की जाती है, तो सामान्यतः यहाँ पर खरीफ की जो फसल है इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी सीकर उभरता हुआ आ रहा है और इस सीकर को कहा जाता है राजस्थान की तीसरी शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। पहली शिक्षा नगरी कोटा को जाना जाता है, दूसरी शिक्षा नगरी जो है वो जयपुर को जाना जाता है और तीसरी शिक्षा नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, सीकर को जाना जाता है। तो अब शिक्षा के रूप में भी ये उभरता हुआ आ रहा है और लोगों की जो है अर्थव्यवस्था है वो सेवा आधारित भी होती भी जा रही है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें खनिजों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक खनिज आता है जिसका नाम आता है पाइराइट। हाँ जी, एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान में पाइराइट का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो राजस्थान में पाइराइट का उत्पादन जो है मेरे दोस्तों वो कहाँ होता है, सीकर के अंदर होता है। और सीकर में भी कहाँ होता है, तो सीकर के अंदर स्थान आता है एक सलाधीपुरा स्थान आता है जहां से पाइराइट का उत्पादन किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद हो जाना चाहिए, आगे से कभी गलती भी नहीं होनी चाहिए कि सर पाइराइट आ गया तो अब गलती नहीं करेंगे। कहां से है, सीकर से है मेरे दोस्तों। उसके अलावा एक हम बात करें यहाँ से खनिजों में, तो इसी खनिज में एक यहाँ पर आता है कि यहाँ से यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं और वो कहाँ पर मिले हैं, तो जो खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं,
खंडेला की पहाड़ियां, इन खंडेला की पहाड़ियों से यहाँ पर यूरेनियम के भंडार भी खोजे गए हैं। जब हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पढ़ते हैं ना कातली नदी, उस कातली नदी में खंडेला की जो पहाड़ियों से निकलती है वहां से यूरेनियम के भंडार भी खोजे गए हैं मेरे दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियों से। इसके अलावा यहाँ पर ये दो प्रमुख रूप से खनिज आते हैं। बड़े उद्योग यहाँ पर नहीं है, बड़ा कोई उद्योग यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हस्तशिल्प कला उद्योग यहाँ के फेमस हैं, या छोटे छोटे उद्योग फेमस हैं, या यह कहें कि यहाँ पर शिक्षा का जो उद्योग है ये बड़ा फेमस है, और कृषि कार्यों में संलग्न है, और खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से यहाँ के लोगों के द्वारा प्याज का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान के में आप कहीं से भी होंगे, जब भी ग्रीष्म काल का मौसम आता है तो जो प्याज बेचने वाले आते हैं वो हमेशा आवाज जरूर लगाएंगे, सीकर के ताजे प्याज ले लो या सीकर के अच्छे प्याज ले दो। तो ये चीजें यहां से आती हैं मेरे दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था की बात भी हो गई। इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें, इसके अलावा यदि हम सीकर की और चर्चा करें कि सर सीकर में और क्या है, तो यहां से याद रखना ये जो सीकर है ये राज्य का पहला हाईटेक जिला है। राज्य का पहला हाईटेक जो जिला है ये भी सीकर ही है मेरे दोस्तों। एक और याद रखना है यहां पर, एक इस सीकर में सप्त गो माता का मंदिर भी है, सप्त गो माता का मंदिर भी है जो कि रेवासा सीकर के अंदर है। ये राजस्थान का पहला सप्त गो माता मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। इसके अलावा एक और याद रखना, इसी सीकर में एक घूगरा सभ्यता भी मिली है। हाँ जी, घूगरा सभ्यता। और इस घूगरा सभ्यता की बात करें तो यहां से 2744 पंचमार्क के सिक्के मिले हैं, पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। जो पंच था, इस पंचमार्क के सिक्के मिले यहां से 2744 घूगरा सभ्यता सीकर से। इसके अलावा और हम चर्चा करें तो जो खंडेला है, जो यहां पर जो खंडेला है, इस खंडेला का गोटा फेमस है। ये भी आता है यहां से कि गोटा कहां का फेमस है, खंडेला जो है खंडेला का गोटा भी फेमस है। और हम चर्चा करें यहां से तो जो हर्ष की पहाड़ियां हैं, एक यहां पर हर्ष की पहाड़ियां हैं मेरे दोस्तों, जो हमने बात की थी जीर्ण माता, उन्हीं का भाई था हर्ष जी, और उन्हीं का भी एक मंदिर है यहाँ पर पहाड़ियों पर, इसलिए इसको पहाड़ियों को कह देते हैं हर्ष की पहाड़ियां। तो एक यहाँ पर हर्ष की पहाड़ियां भी हैं। इन हर्ष की पहाड़ियों की बात करें तो इस हर्ष की पहाड़ियों के साथ हम दो चीजें पढ़ सकते हैं। एक तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग सेंटर है, पैराग्लाइडिंग सेंटर। याद रखना कि राज्य में पहला पैराग्लाइडिंग जो सेंटर है कहां पर है, हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो वो कोटा का फेमस है। और इसी हर्ष की पहाड़ियों के ऊपर यहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी की गई है। कभी सीकर जाने का मौका मिले, जब आप सीकर में घुसते हो तो पहाड़ियों पे देखोगे वहां पर टरबाइन लगे हुए हैं, वहां पर वो हर्ष की पहाड़ियां हैं जहां पर पवन ऊर्जा का संयंत्र भी है और वहां से पैराग्लाइडिंग भी की जाती है। तो ये हर्ष की पहाड़ियां भी यहाँ पर फेमस आ जाती हैं। और एक हम बात करें यहाँ से, एक हम चर्चा करें तो एक यहाँ पर गांव है रलावता गांव, एक आता है यहाँ पर रलावता, और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस रलावता गांव की बात करें तो यहाँ पर राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। कैरियर इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है सीकर के रलावता गांव में की गई है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ से इस सीकर के साथ जुड़कर आते हैं। हमने सीकर के इतिहास की बात की, सीकर की वर्तमान स्थिति की बात की, सीकर की भौगोलिक स्थिति की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, नदियां और झीलों की बात की, ऐतिहासिक और धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों की बात की। हमने दो मेले भी यहाँ से पढ़े थे, लखी मेला, और उसके बाद हमने चर्चा की थी सीकर के प्रसिद्ध व्यक्ति विशेष की, और यहाँ से जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके साथ। अब हम बात करते हैं इस सीकर जो जिला है इस पे आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी की भी हम चर्चा करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताओगे, उसके एग्जाम जो है उसके क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के से जवाब आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। अब देखो यहां से तो पहला जो क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकर की बात करें, फतेहपुर सीकर में इजराइल की सहायता से होहोबा या जोजोबा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। होहोबा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है?
ये तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में होहोबा या जोजोबा के 3 अनुसंधान या 3 फार्म केंद्र हैं। उनमें से एक फार्म केंद्र है फतेहपुर सीकर में, जहां पर राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र था। अब होहोबा या जोजोबा की बात करें, उसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? यह एक वार्षिक पौधा है? नहीं, यह एक वार्षिक पौधा तो नहीं है। इसके अलावा इसका रासायनिक नाम साइमंडेसिया साइनेसिस है। इसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम साइमंडेसिया साइनेसिस है। हाँ जी, ये 100% सही है कि इसका जो रासायनिक नाम है साइमंडेसिया साइमेनेसिस है। यह एक दलहन है, दलहन नहीं है, तिलहन है, और इसका तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग वायुयान ईंधन के रूप में किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? सभी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, सही जवाब आने लग गए? हाँ जी, सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन जो आता है अपना, वो आता है कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर में बढ़ने पर आने वाले जिलों का सही क्रम है। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लग गए हैं। मैंने बताया था अभी पहले, RS प्री 2016 का जब आप पेपर देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, पूछे जा सकते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम राजस्थान में बढ़ते हैं तो जिलों का सही क्रम कौन सा आता है। अब यहां से अपने पास ऑप्शन है कि बांसवाड़ा, राजसमंद, चूरू, सीकर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सीकर, अजमेर, राजसमंद, बांसवाड़ा, सीकर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दौसा, सीकर। अब हमें इसको साथ चलना पड़ेगा। यहां से सबसे पहले हम बांसवाड़ा की बात करें। देखो यहां से अब मैप के साथ यदि हम दक्षिण से प्रवेश करते हैं तो पहला तो कौन सा आता है? बांसवाड़ा। इसका मतलब बांसवाड़ा तो सही जवाब है। उसके बाद नाम आ रहा राजसमंद। अब राजसमंद की बात करें, यहां से बांसवाड़ा से ऊपर बढ़े तो यहां पर नाम आ जाता है राजसमंद। हाँ जी, करेक्ट है कि बांसवाड़ा से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो क्रम के अनुसार बांसवाड़ा के बाद ही आता है राजसमंद, यहां पर आ जाता है। देखो यहां पर आ गया बांसवाड़ा, उसके बाद उत्तर की ओर गए, यहां पर आ गया राजसमंद की सीमा, ये राजसमंद है यहां पर। उसके बाद देखो यहां से तो बांसवाड़ा हो गया राजसमंद। तो राजसमंद ये तो नहीं हो सकता कि राजसमंद के बाद बांसवाड़ा आता है, नहीं, समझ सी तो अपने आप ही कट गया। काटते चलो, एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता चला जाएगा। उसके बाद में चूरू, सीकर और दौसा की बात की जाती है। अब देखो यहां से और ऊपर चले तो यहां से अपन बात करें तो यहां से सबसे पहले यहां पर आ जाता है सीकर, ये तो है सीकर, ये आता है चूरू, और दौसा की बात करें ये आता है दौसा। इसका मतलब है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद यहां पहुंचे राजसमंद, उसके बाद यहां पहुंचे तो यहां पर सीमा आ जाती है दौसा, और उसके बाद और ऊपर गए तो क्या आ जाता है? सीकर। तो ये क्रम हो जाएगा बांसवाड़ा, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में दौसा और उसके बाद में सीकर। ये जो सीक्वेंस है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सीक्वेंस आता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी करोगे तब जाके क्लियर होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब देखो यहां से तो बांसवाड़ा, राजसमंद या बांसवाड़ा, राजसमंद, फिर दौसा, फिर सीकर, सीकर पहले आता है चूरू, ये तो नहीं होगा, अजमेर भी आ जाता है। इसका मतलब बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, दौसा, और ऑप्शन नंबर 4 अपना सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। लगभग सभी का सही जवाब था। आगे बढ़ें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हर्षनाथ प्रशस्ति। सीकर के अनुसार हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। अल्लट किस धर्म का अनुयायी था? हम बात कर रहे थे यहां से कि जो हर्ष की पहाड़ियां हैं या जो सीकर में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनके ऊपर हर्षनाथ जी का मंदिर है, और उस हर्षनाथ के मंदिर का जो निर्माण है ये करवाया था अल्लट ने। किसके अनुसार? हर्षनाथ की प्रशस्ति के अनुसार। इस अल्लट का संबंध किस धर्म के साथ आता है? तो अल्लट की बात करें, इनका संबंध जो है ये हिंदू धर्म के साथ आता है। इनका संबंध हिंदू धर्म के साथ आता है। ऑप्शन अपना डी सही जवाब हो जाएगा। इनका संबंध हिंदू धर्म के साथ आता है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, जीण माता सहित राजस्थान के सभी देवियों के भजनों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? यदि हम बात करें जीण माता की तो याद रखना यहां से, जीण माता का जो लोकगीत है, जीण माता का जो लोकगीत है ये राजस्थान का सबसे बड़ा लोकगीत है। सबसे बड़ा लोकगीत की बात करें तो ये जीण माता का लोकगीत आता है, इसके भजन की बात करें ये आता है। तो जीण माता सहित राजस्थान के सभी देवियों के भजनों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? यहाँ पर माता अपनी जितनी भी लोक देवी देवताएं हैं उनके गीत गाए जाते हैं, उनको भजन कहा जाता है और उनको कहा जाता है हवराती या बिंदोला या ढूंढ या चिरंजा। तो उनको कहा जाता है मेरे दोस्तों चिरंजा। क्या कहते हैं उसको? चिरंजा। मिस्टर सुरेश प्रजापति जी ने जवाब भी दे दिया सर चिरंजा। सभी जवाब लगभग सही जवाब आ रहे हैं, चिरंजा इसका सही जवाब होगा। हाँ जी मेरे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ें, राजस्थान के किस मंदिर में लक्खी मेला लगता है? किस मंदिर में लक्खी मेला लगता है? तो हमने पढ़ा था जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें या फागुन के महीने में मेले का आयोजन होता है और वो जो मेला है वो मेला कौन सा है? लक्खी मेला कहलाता है। तो याद रखना राजस्थान के किस मंदिर में लक्खी मेला लगता है, इसका सही जवाब हो जाएगा खाटू श्याम जी का जो मंदिर है सीकर में, वहां पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये तो हो गई इस सीकर आधारित क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कल वाले जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर। कल वाले जो क्वेश्चन थे फटाफट से क्विक रिवीजन की बात करेंगे और इसके जवाब भी आप लोगों के पास से आने चाहिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा उप मुख्यमंत्री सहित 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके लिए राज्यपाल द्वारा अपनी कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया गया? और इन शक्तियों का प्रयोग किया गया था, वो शक्ति थी कार्यकारी शक्ति। हाँ जी, कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया गया था और इसी कार्यकारी शक्ति के माध्यम से जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति शासन के दौरान शासन संचालन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से शासन का संचालन भी करवाया जाता है मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। यूएन द्वारा विश्व युवा कौशल 2020 की थीम क्या रखी गई थी? हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अपने भी यहाँ पर सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस सक्षम युवा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो सक्षम लोग थे या जो स्किल्ड थे या जो ट्रेनिंग लोग थे उनसे बात भी की थी। और ये जो कार्यक्रम है इसके ऊपर पूरे यूएनओ की बात करें तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कि उसके बाद आता है हाल ही में राज्य सरकार ने तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में परिवर्तन किया है। तोषण निधि स्कीम किससे संबंधित है? तो वो संबंध आता है सड़क दुर्घटनाओं से कि हाल ही में जो अज्ञात वाहन से जो सड़क दुर्घटना होती है, मरने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया था। ये सूचना आयुक्त रवि जैन ने बताया था कि 1988 की जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें संशोधन किया गया 2019 में और इसके तहत ये चीजें की गई। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि तोषण निधि का उसका संबंध किससे आता है? सड़क दुर्घटना से आता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि से अधिक के निवेश के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया गया? राजस्थान के बजट 2020-21 में वन स्टॉप शॉप प्रणाली की बात की गई थी और इसमें अब यह कहा गया कि 10 करोड़ से अधिक निवेश होने पर इस वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उसे जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो जरूरी आवश्यकताएं होंगी वो उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो 10 करोड़ से अधिक निवेश का निर्णय लिया गया था। उसके बाद आता है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आरटीडीसी को 10 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की गई। आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? आरटीडीसी की बात करें तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात की जाती है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन के विकास करना था। लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब सभी जगह से इस आरटीडीसी के आय के साधन बंद हो गए तो कर्मचारियों को पेंशन देने की समस्या आने लगी। इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा 10 करोड़ के अनुदान राशि को स्वीकृत किया गया था और इस आरटीडीसी की स्थापना की बात करें ये की गई थी 1979 में और 1989 में अपने यहाँ पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक थी, इसका नाम है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, और इसमें अपने खुद के अनुभवों को उल्लेखित किया गया था। और इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर जसवंत राठी। कौन थे? डॉक्टर जसवंत राठी जो थे वो इनके लेखक थे मेरे दोस्तों। हाँ जी, डॉक्टर जसवंत राठी। उसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। यहां से अगला आता है, हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौगान स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का निर्णय लिया गया। यह स्टेडियम कहां पर है? तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। स्मार्ट सिटी परियोजना की बात करें 25 जून 2015 से शुरुआत की गई थी। पहला शहर आता है भुवनेश्वर। राजस्थान के भी 4 शहरों को शामिल किया गया है और इसी 4 शहरों में जयपुर आता है, जहां पर अब चौगान स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। और यह भी याद रखना, जयपुर के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसकी जो दर्शकों की क्षमता होगी वो होगी 75,000। सबसे बड़ा जो है वो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद है, 1,20,000 के आसपास है। और उसके छोटा जो है वो मेलबोर्न स्टेडियम है, 1,02,000 के आसपास उनकी दर्शकों की क्षमता आती है मेरे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने रीप 2020 वेब पोर्टल की शुरुआत की है। रीप 2020 किससे संबंधित है? तो रीप 2020 की बात करें, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। रीप का मतलब क्या था? REAP, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2020 की बात की गई थी। और ये ऑनलाइन पोर्टल था जिसके माध्यम से राजस्थान में जो इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं उन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बात की गई थी। और इसका जो आयोजन है, इस रीप को जो पोर्टल है, इसको CTE के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। CEG के द्वारा, CEG सेंट्रल इंजीनियरिंग गवर्नेंस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद आता है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। और राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का टोटल जनसंख्या घनत्व आता है 200 और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का। और न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है वो आता है जैसलमेर का। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के समान जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा आ जाता है मेरे दोस्तों? जयपुर आ जाता है। और उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो यहाँ से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में लोकायुक्त जो था उसके कार्यकाल को 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव जो पारित हो गया था। और अब अपने यहाँ पर राजस्थान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होगा ये होगा 5 वर्ष। तो राजस्थान में इसके कार्यकाल को घटाकर अब कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया है मेरे दोस्तों। तो अब ये थी आज की क्लास। अब मिलते हैं मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।